बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं में पाठ क्रमांक 7 पन्ना नंबर 52 पे जो पाठ है इसका अध्ययन पहले भी हमने थोड़ा किया है, लेकिन फिर से एक बार सारांश के माध्यम से इसका हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। पाठ क्रमांक 7 गोपी चपरासी। इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें गोपी चपरासी के बारे में जानकारी देते हैं कि वो कैसा है, दिखने में कैसा है, क्या काम करता है, उसके विचार कैसे है, इसके बारे में हमें यहाँ पे लेखक अपने इस पाठ के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं। लेखक महाशय जी का नाम है विष्णु प्रभाकर, जिन्होंने गोपी चपरासी एक कैसा व्यक्ति है, लोगों की मदद कैसे करता है, वही गोपी चपरासी जब अफसर उसे बोलते हैं तो उसका जवाब वो कैसे देता है, ये सब की जानकारी आज हम गोपी चपरासी इस पाठ में करेंगे। एकाएक देखने में वह एक छोटा सा प्रभावहीन व्यक्ति लगता था देखने में। गेवो रंग, नाटा छरहरा बदन, पतला मुख, मिचमिची आंखें, बिल्ली की सी मूछे, वाचाल और क्रियाशील। इस क्षण इधर ऊँग रहा है तो उस क्षण उधर दौड़ रहा है। यानी गोपी चपरासी का वर्णन लेखक करते हैं। प्रभावहीन व्यक्ति, घेहुआ रंग, नाटा छरारा बदन, मिचमिची आंखें, बिल्ली सी मूछे, मुख पतला सा लेकिन वाचाल और क्रियाशील। क्षण भर में इधर ऊँगेगा तो क्षण भर में उधर दौड़ेगा। घुटनों तक धोती, बदन पर कमीज। देखो, घुटनों तक की उसकी धोती और बदन पर कमीज, जैसे यहाँ पर देखो दिखाया गया है उसका शरीर और उसके शरीर की उसकी वेशभूषा। आगे, घुटनों तक धोती, बदन पर कमीज, कंधे पर गमछा, जैसे यहाँ पे दिखाया है पन्ना नंबर 53 पर। वह घर जाते हैं समय कुछ न कुछ अवश्य ले जाना चाहता, फिर चाहे वह सूखी घास या बुरादा क्यों न हो। बुरादा यानी सूखी घास का गोला, यानी जिसे हम मराठी में बुस्कट कहते हैं। हाथ में वह एक लकड़ी अवश्य रखता, क्योंकि उसे कुत्तों का डर रहता था। वो हाथ में हमेशा लकड़ी भी रखता था क्योंकि उसे कुत्तों से डर रखता था। स्वभाव में एक विशेष दृढ़ता, अकड़पन और मस्ती झलकती थी। देखो उसका स्वभाव कैसा था, दृढ़ता, दृढ़ विश्वासी था, साहसी था और अकड़पन भी उसके स्वभाव में थी और मस्ती भी बीच बीच में झलकती थी। चाहे कोई भी हो, दबना तो उसने कभी सीखा ही नहीं। चाहे सामने कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, उससे वो दबता नहीं था। पुलिस से उसका पुराना रिश्ता था, यानी बहुत दिनों से उसे पुलिस भी पहचानती थी। हर छोटे बड़े अपराध के संबंध में उसकी पेशी होती, यानी पेशी यानी पूछताछ, फिर प्रमाण के अभाव में छोड़ दिया जाता। प्रमाण यानी सबूत। चपरासी जब मिल बैठकर बातें करते तो चुटकी लेने के लिए कभी कभार कोई उसके घास पात चुरा कर काटने का जिक्र कर ही डालते। गोपी अपने ठेठ प्रांतीय भाषा में कहता, प्रांतीय यानी बोलचाल की भाषा में, जहाँ वह रहता है वह की भाषा, जिसे प्रांतीय भाषा कहा जाता है। इसमें छिपाने की कौन सी बात है, देख लो इन बाबुओं को, रोज जेब भर भर ले जाते हैं। देखो बाबुओं की ओर इशारा करते हुए कहता है, देख लो इन बाबुओं को, जेब भर भर ले जाते हैं। फिर घास पात तो कुदरत की देन है। फिर ये घास पात तो क्या, कुदरत की देन है, यानी भगवान की। सब चुप रह जाते हैं, कौन उसके मुंह लगे। वह जीवन भर चपरासी रहा, लगभग 32-33 रुपये प्रतिमाह पाता था। देखो जीवन भर उसने चपरासी का काम किया और प्रतिमाह 32-33 रुपये पाता था। इसी आमदनी में उसने लड़की गोद ले ली और समय आने पर उसके हाथ पीले कर दिए। इन्हें इसी तनख्वाह पर, इसी आमदनी पर उसने क्या किया, उसे कुछ संतान नहीं थी इसलिए उसने एक लड़की को गोद लिया। समय आने पर उसके हाथ भी पीले कर दिए। उसकी अपनी कोई औलाद न थी। लोगों ने कहा, दुनिया लड़का गोद लेती है जिससे नाम चले, पर तुम नहीं चल रहे हो। देखो लोगों ने कहा कि भाई लोग हमेशा लड़का गोद लेते हैं, तुमने तो
नई चाल लेकर लड़की गोद लिए। गोपी बोला, देखो जी, नाम चलता किसने देखा। देखो गोपी के विचार कितने अच्छे थे। उसने कहा, गोपी बोला, देखो जी, नाम चलता किसने देखा। लड़ने की निगाह तो सदा माल पर रहती है, लड़के की निगाह तो सदा माल पर रहती है, यानी जायदाद पर। कब बाप मरे और मालिक बनो, और लड़की तो सदा यही मानती रहेगी कि मेरा बाप जितनी देर बैठा रहे उतना ही अच्छा है। लड़की के बारे में उसने कहा कि लड़की सदा यही मनाती रहेगी कि मेरा बाप जितनी देर बैठा रहे उतना ही अच्छा है। उसके तर्क मौलिक होते थे। एक बार एक ठेकेदार ने चने का ठेका लिया, यानी एक बार ठेके ने क्या किया, चने का ठेका लिया था। जब ठेकेदार ने खेत में चनों के ढेर लगवा दिए, तब कर्नल पूरी टोली के साथ खुद जांच करने आया। वह ढेर के चारों तरफ घूमा, फिर घोड़ा रोककर बोला, हमने चना मांगा था, ये कूड़ा नहीं, हम ये मान नहीं लेगा। देखो उसने ठेकेदार से कहा कि भाई हमने चना मांगा था। कर्नल ने क्या बड़ी आवाज़ में अपने साथियों के साथ आया और उसने कहा, इधर उधर चारों तरफ घूम पर घोड़ा रोक कर बोला, हमने चना मांगा था, कूड़ा नहीं, हम ये माल नहीं लेगा। और उन्होंने कहा कि हमने चना मांगा था, ये कूड़ा नहीं, हम ये माल नहीं लेगा। सब स्तब्ध रह गए। किसी को भी माल के अस्वीकृत होने का संदेह न था। किसी को भी माल के अस्वीकृत यानी नामंजूर करने का संदेह न था। कर्नल ने फलियों को बूढ़े ठेकेदार की नाक के पास ले जाकर कहा, हम पूछता है यह सब क्या है। कर्नल ने क्या, फलियों का जो ठेका लेने वाला व्यक्ति था ना, उसके नाक के पास में लेकर कहा, हम पूछता है यह सब क्या है। कर्नल की कड़क आवाज़ से बूढ़ा ठेकेदार कांप गया। तभी सहसा गोपी बोल उठा, सरकार, यह चने की माँ है। देखो गोपी ने उसकी ओर से बात करते हुए बोला, सरकार, ये चने की माँ है। कर्नल ठहाका मार कर हंस पड़ा। ठीक ठीक, तुम ठीक बोला। कर्नल ने क्या किया, ठहाका मारना यानी जोर से हंसना। ठीक ठीक, तुम ठीक बोला। यह कहकर वह आगे बढ़ गया और बूढ़े ठेकेदार का काम बन गया। अक्षर ज्ञान से आदमी पढ़ा लिखा माना जाता है, पर सहज ज्ञान से आदमी बुद्धिमान बनता है। देखो अक्षर ज्ञान से तो आदमी पढ़ा लिखा माना जाता है, लेकिन सहज ज्ञान से तो वह आदमी बुद्धिमान बनता है। गोपी की सहज बुद्धि अक्सर पढ़े लिखे को पछाड़ देती थी। गोपी की हमेशा की सहज बुद्धि हमेशा पढ़े लिखों को भी पछाड़ देती यानी पराजित करती थी। वर्ष 1931-32 के बाद दफ्तरों में तूफान मचा रहता था। काम बहुत, आदमी कम। इसी काम के बोझ में ऊपर वाला नीचे वाले को, नीचे वाला नीचे वाले के पीसने को तैयार था। और इसी काम की वजह से एक दूसरे को कूचते रहते। ऊपर वाला नीचे वाले को, नीचे वाला उसके नीचे वाले को हमेशा काम में पीसते थे। एक दिन बड़े बाबू तीव्र गति से साहब के पास आए और गोपी से बोले, बड़ई से कहो मुझसे मिल ले। देखो एक दिन तीव्र गति यानी झट से आए उनके साहब और गोपी को बुलाकर बोले, बड़ई से कहो मुझसे मिल ले। बड़ई यानी सुतार का काम करने वाला, कारपेंटर। कब मिले, गोपी ने पूछा। मैं कहता हूँ मिल ले, जरूरी काम है। तो गोपी ने पूछा कि कब मिले, तो मैं कहता हूँ ना मिल ले, जरूरी काम है। जी पर वह आए कब, सुनता नहीं, 12 बजे मिले। बाबू चीखे। जैसे ही रोष से यानी गुस्से में बाबूजी बोले, सुनता नहीं, 12 बजे मिले। बाबू चीखे। गोपी लाठी उठाकर बाहर की ओर लपका ही था कि लौट पड़ा। गोपी लाठी उठाकर बाहर निकलने के लिए लपका ही पड़ा, फिर लौट आया। घड़ी में देखा तब 4 बजे थे। उसने बड़े बाबू से पूछा, जी रात 12 बजे आने को कहूँ। बड़े बाबू आग बबूला हो उठे। आग बबूला होने ने बहुत क्रोधित होना। लाल आंखों से गोपी की तरफ घूरा, यानी बड़ी बड़ी लाल आंखें देखकर गोपी को घूरा। सामने गोपी शांत खड़ा था। न जाने क्या हुआ। बड़े बाबू मुस्कुरा पड़े बोले, अरे जा, अब कल 12 बजे आने को कहना। उसे देखकर बड़े बाबू मुस्कुरा पड़े बोले, अरे जा, अब कल 12 बजे आने को कहना। वह कितना काम करता था, इसकी कल्पना भी आज कोई नहीं कर सकता।
सवेरे 8 बजे दफ्तर पहुंचता तो रात के 8 वही बज जाते। देखो गोपी बहुत सारा काम करता था, सुबह सुबह 8 बजे आता था, वो रात के 8 उसे दफ्तर में ही बजते थे। फिर बड़े बाबू के घर का काम, छोटे बाबू के खाने की व्यवस्था। देखो बड़े बाबू के घर के साथ काम करना, छोटे बाबू के खाने की व्यवस्था करना। ओ गोपी, गोपी कहाँ गया, इधर आओ तो। गोपी दूध लाया, गोपी ये ले जा, गोपी खाना लिया, गोपी ये बस्ता घर घर दे आना, आदि आदि हर रोज होता। गोपी दूध लाया, गोपी ये ले जा, गोपी खाना लिया, गोपी ये बस्ता घर दे आना, आदि आदि हर रोज होता। गोपी कभी पूरी बात न सुनता, लेकिन क्या मजाल की काम के चूक हो जाए। उसी समय गोपी काम में चूक हो जाए, यूँ उसके मन में आता तो बैठे बैठे सो जाता। यदि उसके मन में आया ना कि बैठे बैठे ही वो सो जाता, क्योंकि इतना काम उसको होता था। फिर भले ही तूफान उठे या भूकंप आए, उसे चिंता नहीं। काम में हाहाकार के बीच एक दिन वह दूध लेकर पहुंच गया। काम के जब हाहाकार बची थी उस वक्त तो वह दूध लेकर पहुंच गया। बाबूजी दूध पी लो। अरे काम से फुर्सत नहीं, काम का वक्त है या दूध, काम का वक्त है या ये दूध पीने का। बाबूजी बोले ये काम का वक्त है, दूध पीने का नहीं। बड़े बाबू चीखते हुए बोले बाबूजी आप खाना भी नहीं खाते, अब दूध भी नहीं पीते, आखिर ये शरीर यूं कब तक। देखो कितनी वो अपने अफसरों की यानी बाबूजी की खातिरदारी ख्याल रखता था। बाबूजी अब काम की वजह से खाना भी नहीं खाते, अब दूध भी नहीं पीते, आखिर ये शरीर यूं कब तक। शोर मत मचा, जा नाली में डाल दे। शोर मत मचा, जा दूध को नाली में डाल दे, या इसे बिल्ली को पिला, पर जा यहाँ से, अब काम करने दे। गोपी बड़बड़ाता हुआ बाहर चला गया। कुछ देर दफ्तर में शांति हुई तो बड़े बाबू को दूध की याद आई। अरे गोपी सुबह से भूखा हूँ, ला दूध दे दे। देखो अब जब बड़े बाबू को काम से फुर्सत मिली तो वो दूध मांगने लगे। गोपी बड़बड़ाता हुआ बाहर चला गया। कुछ देर में दफ्तर में शांति हुई तो बड़े बाबू को दूध की याद आई। अरे गोपी सुबह से भूखा हूँ, ला दूध दे दे। अभी लाया। वह बाहर की तरफ लपका। उधर कहाँ जाता है, बड़े बाबू बोले। देखो उधर कहाँ जाता है, बड़े बाबू बोले जी दूध लाने। वह दूध तो मैंने बिल्ली को पिला दिया था, कहकर वह बाहर की तरफ दौड़ गया। देखो वह दूध मैंने तो बिल्ली को पिला दिया था, वह बाहर की तरफ दौड़ गया। दूध पीते पीते बाबूजी खूब उपने यानी गुस्साइत हुए, पर वह शांत बैठा रहा। गोपी अद्भुत इंसान था, यानी गोपी एक आश्चर्यकारी व्यक्ति था। प्रसन्न हो तो प्राण अर्पण कर दे, अप्रसन्न हो तो जन्म जन्म का शत्रु बन जाए। देखो एक बार यदि वो किसी के ऊपर प्रसन्न हुआ ना तो अपना प्राण भी उसके लिए देगा, लेकिन जब वो अप्रसन्न होता ना तो जन्म जन्म का उसका शत्रु बन जाएगा वो। एक बार माताजी बीमार पड़ी, किसी जड़ी बूटी की आवश्यकता थी। गोपी जब तक बूटी न ले आया चैन से न बैठा। उसकी जान न जाने किस किस के लिए हाजिर रहती थी। देखो गोपी उतना दयालु भी था। जैसे ही बड़े साहब की माँ बीमार पड़ी तो जड़ी बूटी की आवश्यकता थी। गोपी जब तक बूटी न ले आया चैन से न बैठा। उसकी जान न जाने किस किस के लिए हाजिर रहती, यानी किन किन का काम करने के लिए उसकी जान हाजिर रहती। उन दिनों छुट्टी वाले दिन भी दफ्तर से बड़े बाबू को बुलावा आ जाता था। एक रविवार सुबह का समय था। मैं लिखने बैठा ही था कि गोपी ने आवाज़ लगाई, बाबूजी बाबूजी। देखो एक दिन रविवार के दिन क्या हुआ, मैं लिखने ही बैठा था कि गोपी ने आवाज़ दी, बाबूजी बाबूजी उठिए, साहब ने बुलाया है। मेरा गुस्सा देखकर वो बोला, अच्छा बाबूजी आराम से लिखो, मैं साहब से खुद निपट लूँगा। देखो जैसे ही साहब काम करने बैठे तो उसने कहा कि अच्छा बाबूजी आराम से लिखो, मैं साहब से खुद निपट लूँगा। गोपी अनपढ़ था, पर था ऐसा मनुष्य जो सबसे पहले काम करने में विश्वास करता था। देखो गोपी एक अनपढ़ व्यक्ति जरूर था, लेकिन सबसे पहले वो काम में दिलचस्पी लेकर विश्वास के साथ काम करता था।
वो बोलता चलता रहता पर काम कभी न रुकाता। देखो, वो बोलता था, चलता था, रुकता था, लेकिन अपना काम वो करने से कभी नहीं चूकता था, उसे नहीं रुकने देता था। सवेरे शाम, तपती दोपहर, रात, वर्षा, शीत, गर्मी, कभी भी और हमेशा, शाम के समय, तपती धूप में, दोपहर के समय, वर्षा के समय, शीत के समय, ठंड यानी शीत यानी ठंड के समय, कभी भी वो ऐसा न रुकते हुए काम करता था। उसमें ऐसा कुछ था जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। उसमें एक ऐसी कोई लगन थी जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। आज वही ऐसा कुछ खो गया है और खोता जा रहा है। देखो, आज ऐसे लोग, व्यक्ति दफ्तर से जा रहे हैं, ऐसा कुछ खो गया है और खोता जा रहा है। इस तरह से विष्णु प्रभाकर जी ने अपनी पाठ के माध्यम से गोपी चपरासी का वर्णन किया। गोपी चपरासी कैसा व्यक्ति था, वो लोगों की कैसी मदद करता था, उसने गोद में किसे लिया था, वह कर्नल को कैसे कहता है कि साहब, सरकार, ये चने की माँ है, यानी चना अच्छा, ऐसा बोलता है। फिर कर्नल ठहाका मारकर हंसकर उसकी बात मानता है और आगे बढ़ता है। बड़े बाबू दफ्तर में उसका साथ हमेशा देते हैं, उनकी खातिरदारी भी वो करता है, उन्हें दूध देता है, खाने का डिब्बा देता है। कभी उनके प्रसन्न होता है तो कभी उनके ऊपर अप्रसन्न होता है, लेकिन काम में अपनी वो हमेशा आगे रहता है। इस तरह से इस पाठ के माध्यम से हमने देखा कि विष्णु प्रभाकर जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से इस पाठ का वर्णन किया है। जैसे उठिए साहब ने बुलाया है, मेरा गुस्सा देखकर वो बोला, अच्छा बाबूजी आराम से लिखो, मैं साहब से खुद निपट लूँगा। गोपी अनपढ़ था, लेकिन ऐसा मनुष्य था कि वो काम में बहुत ही विश्वास रखता था। बोलता था, रहता था, चलता था, रुकता था, लेकिन काम को कभी रुकने नहीं देता था। शाम सवेरे, तपती धूप में, वर्षा में, ऋतु में, शीत में, गर्मी में वो अपना काम करता था और दूसरे को मदद करता था। वो ऐसा ही व्यक्ति अब दफ्तर से कुछ खो गए हैं। ऐसे व्यक्तियों की दफ्तर में ज़रूरत है जो लोगों की खातिरदारी करे। इस तरह से हमने इस पाठ का अध्ययन किया। यहाँ पर रुकते हम। धन्यवाद।